आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जादू के पीछे का विज्ञान है जो हमारे फोन को चलाता है। और हमारी बालकनी में रखी लोहे की कुर्सी पर जंग भी लगाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिद्धांत, क्षमता और अनुप्रयोग किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि ये सब होता कैसे है। और इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसे एक एक केमिकल करेंसी एक्सचेंज की तरह सोचना। केमिकल करेंसी एक्सचेंज मतलब रासायनिक मुद्रा विनिमय। हाँ, आज हम देखेंगे कि ये एक्सचेंज कैसे काम करता है, इसकी विनिमय दर क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। ठीक है, तो ये सब शुरू होता है एक लेन देन से। बिल्कुल, इस लेन देन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, मैंने ये शब्द सुना है। हाँ, तो रेडॉक्स दो शब्दों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, मतलब हमारी रासायनिक दुनिया की करेंसी। अच्छा। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जो उन इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसका हो गया रिडक्शन। तो एक डोनर है और एक रिसीवर। जैसे जब सेब को काट कर छोड़ देते हैं और वो भूरा पड़ने लगता है, क्या वो भी ऑक्सीडेशन का उदाहरण है? बेहतरीन उदाहरण। सेब में जो यौगिक होते हैं ना, वो हवा की ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इसी ऑक्सीडेशन से उसका रंग बदल जाता है। अच्छा। और ये हमेशा एक साथ होता है। अगर कोई दे रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला भी होगा। ठीक है, और इस लेन देन के लिए खास जगह होती हैं, है ना? इलेक्ट्रोड। सही। जहां ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, उसे कहते हैं एनोड। एनोड। और जहां रिडक्शन होता है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वो है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर करेंसी निकलती है और कैथोड पर जमा होती है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग जगहों पर हैं तो सर्किट पूरा कैसे होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स हवा में कूदकर दूसरी तरफ जाते हैं? नहीं, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज आती है जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज। हाँ, इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक वन वे स्ट्रीट पर जा रहे हैं। अगर दूसरी दिशा से ट्रैफिक मतलब आयन नहीं आएगा तो एक तरफ भयंकर जाम लग जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज का जाम। बिल्कुल, और सब कुछ रुक जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज उस ट्रैफिक को संतुलित रखता है। वो आयनों को बहने देता है ताकि चार्ज का संतुलन बना रहे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चलता रहे। समझ गई। तो अब जब लेन देन की प्रक्रिया समझ आ गई है, तो बात करते हैं उन जगहों की जहां ये सब होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मुझे पता है कि ये दो तरह के होते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये दो मुख्य प्रकार के हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। है कि वो रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देता है। हमारी घड़ी का सेल या रिमोट की बैटरी। जी हाँ, ये सब गैल्वेनिक सेल हैं। मुझे याद है स्कूल में हमने एक आलू से घड़ी चलाने का प्रयोग किया था। वो भी तो एक गैल्वेनिक सेल ही था ना? बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। हालांकि मेरी घड़ी कभी चली नहीं थी। लगभग 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने तांबे और जिंक की प्लेटों को नमक के पानी में भीगे कार्डबोर्ड से अलग करके एक के ऊपर एक रखा। अच्छा। और उन्होंने पाया कि इससे लगातार करंट पैदा हो रहा था। वो दुनिया की पहली बैटरी थी, वोल्टाइक पाइल। कमाल है। तो ये हुआ गैल्वेनिक सेल जो हमें ऊर्जा देता है। दूसरा वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो इसका उल्टा है। एकदम उल्टा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है। सेविंग्स अकाउंट। हाँ, जहां आपको कुछ पाने के लिए पहले ऊर्जा जमा करनी पड़ती है। इसमें रिएक्शन अपने आप नहीं होता, उसे जबरदस्ती कराना पड़ता है। मतलब बाहर से बिजली देकर। सही, हम बाहर से बिजली देते हैं और वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे फोन की बैटरी को रिचार्ज करना। अरे वाह। मतलब जब हमारा फोन चल रहा है तो उसकी बैटरी एक गैल्वेनिक सेल है, ऊर्जा दे रही है। हाँ, और जैसे ही हम उसे चार्जर से जोड़ते हैं, वही बैटरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है जो ऊर्जा ले रही है। बिल्कुल, एक ही डिवाइस, दो अलग अलग किरदार। और यहीं पर एक कंफ्यूजन भी तो होता है इलेक्ट्रोड के चार्ज को लेकर। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और कैथोड पॉजिटिव जहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक मिनट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये उल्टा क्यों हो जाता है? आपने कहा था एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका साइन क्यों बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग रटने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रक्रिया वही रहती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक बाहरी पावर सप्लाई मतलब चार्जर का इस्तेमाल करते हैं।
ये चार्जर एक पंप की तरह है जो इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती उस दिशा में धकेलता है जहां वे जाना नहीं चाहते। अच्छा। वो इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव कैथोड की तरफ धकेलता है और पॉजिटिव एनोड से खींचता है। इसलिए बाहरी पावर सप्लाई के कारण उनके साइन पलट जाते हैं, लेकिन उनका काम वही रहता है। समझ गई। तो ये बाहरी ताकत है जो साइन बदल देती है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऊर्जा बनती है या खर्च होती है। सवाल यह है कि कितनी। इस करेंसी की विनिमय दर क्या है? हाँ, इसे हम कहते हैं सेल पोटेंशियल या वोल्टेज। वोल्टेज। ये वो शक्ति है जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में धकेलती है। लेकिन किसी भी चीज को मापने के लिए एक शुरुआती बिंदु, एक जीरो लेवल की जरूरत होती है। जैसे हम समुद्र तल को पहाड़ों की ऊंचाई मापने के लिए जीरो मानते हैं। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो समुद्र तल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। SHE। हाँ, वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तय किया कि हम इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हर हाल में ठीक 0.000 वोल्ट मानेंगे। अच्छा, तो ये एक मानक है। जी। अब बाकी सभी इलेक्ट्रोड की शक्ति को इसी के मुकाबले मापा जाता है। तो किसी भी सेल का कुल पोटेंशियल निकालने के लिए हम बस कैथोड के पोटेंशियल से एनोड का पोटेंशियल घटा देते हैं। तो ये पोटेंशियल हमें बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं। स्रोत में गिब्स फ्री एनर्जी का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को बस एक रिएक्शन की इच्छा शक्ति के रूप में सोचिए। इच्छा शक्ति। हाँ, अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन कुछ करना चाहता है, वो स्वाभाविक है। और अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो उस इच्छा को हकीकत में बदल देता है। मतलब अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इच्छा शक्ति नेगेटिव होगी और रिएक्शन अपने आप होगा। ये है गैल्वेनिक सेल, जो बिजली पैदा करता है। और अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव है तो इच्छा शक्ति पॉजिटिव होगी। मतलब रिएक्शन होना नहीं चाहता, उसे कराने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वो हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एकदम सही। तो क्या इसी वजह से बैटरी खत्म हो जाती है? बिल्कुल। स्रोत में नैनर समीकरण का जिक्र है जो यही बताता है। असल में बैटरी खत्म नहीं होती, वो संतुलन में आ जाती है। संतुलन में? हाँ, जब बैटरी काम करती है तो रिएक्टेंट्स उत्पादों में बदलते हैं, उनकी सांद्रता बदलती है। ये बदलाव सेल के वोल्टेज को धीरे धीरे कम करता जाता है, जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। सही। उस संतुलन के बिंदु पर वोल्टेज शून्य हो जाता है और आपकी बैटरी डेड हो जाती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये सेल ऊर्जा कैसे बनाते हैं या खपत करते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि कितनी ऊर्जा या कितना उत्पाद। यहाँ पर माइकल फैराडे आते हैं, है ना? हाँ, अब हम मात्रा की बात करते हैं। फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अकाउंटिंग सिखाई। उन्होंने एक जादुई संख्या दी जिसे हम कहते हैं फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट। ये संख्या बताती है कि एक मॉल इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना चार्ज होता है। ये लगभग 96,485 कूलम्स होता है। एक मोल, ये तो रसायन विज्ञान की दुनिया का दर्जन जैसा है। तो इस संख्या से हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या से हम बिजली की दुनिया को भौतिक दुनिया से सीधे जोड़ सकते हैं। ओके। अगर हम जानते हैं कि हमने किसी सर्किट में कितना करंट कितने समय तक बहाया है, तो हम कुल चार्ज निकाल सकते हैं। Q = I × T, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, वही। और फैराडे के स्थिरांक का उपयोग करके हम ठीक बता सकते हैं कि उस चार्ज से इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का कितना वजन जमा होगा। मतलब अगर किसी को चांदी की चम्मच पर सोने की परत चढ़ानी है तो वो फैराडे के नियमों से पता लगा सकता है कि उसे कितना करंट और कितनी देर तक चलाना होगा। एकदम सटीक। यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आधार है। ये हमें विद्युत माप को सीधे रासायनिक उत्पाद की मात्रा से जोड़ने की शक्ति देता है। बहुत खूब। तो चलिए अब इन सब सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। बैटरी से शुरू करते हैं। जरूर। हम जानते हैं कि कुछ बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं और कुछ नहीं। हाँ, प्राइमरी बैटरी जैसे पुराने जिंक कार्बन सेल, वो एक बार इस्तेमाल के लिए होती हैं। उनका रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। जबकि सेकेंडरी बैटरीज जैसे हमारे कारों में लेड एसिड बैटरी या स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरीज, उन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। और लिथियम आयन बैटरी ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है। फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। बिल्कुल। लिथियम आयन बैटरी एक क्रांति है। वो बहुत हल्की होती हैं और उनमें एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक छोटे से पैकेज में बहुत सारी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसी के लिए तो नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हाँ, 2019 में। इनमें होता क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन एनोड और कैथोड के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। अच्छा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है वो एक दिशा में जाते हैं और जब हम चार्ज करते हैं तो वापस अपनी जगह चले जाते हैं। वाह! लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अंधेरा पहलू भी है ना? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम नहीं चाहते पर वो होती रहती है।
मैं बात कर रही हूँ जंग लगने की। हाँ, जंग लगना यानी करोशन। ये मूल रूप से एक अनचाहा गैल्वेनिक सेल है। एक अनचाहा सेल? हाँ, एक ऐसा दुष्ट बैंक जो आपकी कीमती धातु को धीरे धीरे खा जाता है। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसकी सतह पर हजारों छोटे छोटे एनोड और कैथोड बन जाते हैं और बस जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। टाइटैनिक जहाज के डूबने में भी तो जंग की एक बड़ी भूमिका बताई जाती है। सही कह रही हैं। खारे पानी में आयन होते हैं जो एक बेहतरीन सॉल्ट ब्रिज का काम करते हैं और जंग लगने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही हमें इससे बचने का तरीका भी बताती है। बिल्कुल, एक बहुत ही चतुर तरीका जिसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसका लक्ष्य बहुत सरल है। किसी भी तरह अपनी पूरी धातु की संरचना को एक बड़ा सा कैथोड बना दो, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है, कैथोड पर नहीं। मतलब अगर हम उसे कैथोड बना दें तो वो इलेक्ट्रॉन खोएगा ही नहीं और सुरक्षित रहेगा। पर ये करते कैसे हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है सैक्रिफिशियल एनोड का इस्तेमाल करना। बलिदानी एनोड, ये तो काफी नाटकी नाम है। और इसका काम भी वैसा ही है। हम अपनी लोहे की संरचना जैसे जहाज का निचला हिस्सा के साथ जिंक या मैग्नीशियम जैसी ज्यादा सक्रिय धातु का एक टुकड़ा जोड़ देते हैं। अच्छा। ये धातुएं लोहे से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं। तो जब जंग लगने की स्थिति बनती है तो ये सक्रिय धातु खुद एनोड बनकर बलिदान दे देती है। मतलब वो खुद गल जाती है। हाँ, वो धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे कीमती जहाज या पाइपलाइन को बचा लेती है। वाह, तो एक धातु दूसरी को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाती है। ये तो कमाल है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इम्प्रेस्ड करंट। ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तेल और गैस की पाइपलाइनों और पुलों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम एक बाहरी डीसी पावर स्रोत का उपयोग करके संरचना में लगातार एक छोटा सा करंट भेजते रहते हैं। अच्छा, एक एक्टिव करंट। हाँ, ये करंट सुनिश्चित करता है कि संरचना हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में रहे, मतलब हमेशा कैथोड बनी रहे। ये जंग को शुरू ही नहीं होने देता। तो हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का एक साधारण सा लेन देन हमारी दुनिया को ऊर्जा देता है और हमारी बनाई हुई चीजों को सुरक्षित भी रखता है। हाँ, एक छोटे सेल से लेकर विशाल पाइपलाइनों तक सब कुछ उसी एक मूल सिद्धांत पर आधारित है। और अगर हम आपकी रासायनिक मुद्रा विनिमय प्रणाली वाली उपमा पर वापस जाएं तो वो एकदम फिट बैठती है। बिल्कुल, रिडॉक्स रिएक्शन वो व्यापार हैं। सेल पोटेंशियल विनिमय दर है जो बताती है कि व्यापार फायदेमंद होगा या नहीं। और फैराडे के नियम उस अकाउंटिंग फर्म की तरह हैं जो बताती है कि कितनी मुद्रा यानी चार्ज के बदले कितना उत्पाद यानी द्रव्यमान मिलेगा। एक बेहतरीन तरीका है इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने सीखा कि कैसे रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदलना है और उसका उल्टा भी। प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अरबों वर्षों से इसी तरह के सिद्धांतों पर ऊर्जा बना रही है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा कुशलता से। एक पत्ता सूरज की रोशनी और पानी का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। क्या भविष्य में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपनी समझ का उपयोग करके एक तरह का कृत्रिम पत्ता बना सकते हैं? एक कृत्रिम प्रणाली? हाँ, जो सूर्य के प्रकाश और पानी से उसी तरह कुशलतापूर्वक ईंधन बना सके जैसे प्रकृति करती है।